जी वेलकम बैक। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना, ठीक है, वो है ईसीएल की ना, क्या कह सकते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईसीएल। ईसीएल की अपने कैलकुलेशन क्या कैसे करनी, तो दो तरह के अप्रोचेस हैं कॉमन। एक तो यह कि स्पेसिफिक ईसीएल, स्पेसिफिक कैलकुलेशन, और दूसरा है प्रोविजन मैट्रिक्स अप्रोच। स्पेसिफिक कैलकुलेशन नाम से ही पता चल गया कि भाई हर एसिड की अलग, हर फाइनेंशियल एसिड की अलग अलग कैलकुलेशन कर। ठीक है, मेरे पास 10 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो उनके अलग अलग 5-6 डेटर्स हैं मेरे बड़े बड़े। ठीक है, अरबों रुपए का मेरा काम है। कोई बड़ी हाई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है मेरी कि दो चार ही कस्टमर हैं लेकिन बिलियंस के। तो हर फाइनेंशियल एसेट की मैं अलग अलग कैलकुलेशन करता हूँ ईसीएल की, कि यार ये कस्टमर है इसका ये ईसीएल होगा, दूसरा है इसका ये होगा, तीसरा ये इसका। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कैलकुलेशन। दूसरा है जी भाई आम जुबान में कि यार जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, ये भी हमारे रिसीबल जो होते हैं, ये भी हमारे फाइनेंशियल एसेट होते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है, मेरी कंपनी ना पूरी दुनिया में सेल्स करती है, तो इतने ज़्यादा डेटर्स हैं। तो क्या मैं हर डेटर की या हर फाइनेंशियल एसेट की अलग 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 कैलकुलेशन कर सकता हूँ? जवाब है नहीं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। वरना पूरे साल में सिर्फ कैलकुलेशन ही होगी, बाकी हुई अकाउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है। तो वहाँ पे उन केसेस में क्या होता है जी, प्रोविजन मैट्रिक्स अप्रोच यूज होती है। बेसिकली मैट्रिक्स बनता है। अब मैट्रिक्स किसी भी बेसिस पे बन सकता है। आप क्या करते हैं, जो एक मिसाल लेता हूँ मैं, हम एजिंग। ठीक है, एजिंग एनालिसिस की ये वही मिसाल है जो हम कैफ पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ते थे, एजिंग एनालिसिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेटर्स को बजाय इसके कि हर डेटर की अलग अलग, हर एसिड की अलग अलग हम देखें, हम क्या करते हैं उसको बकेट्स में, एजिंग एनालिसिस बकेट्स, कुछ हिस्सों में, ग्रुप्स में बना देते हैं कि यार ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा, इस ग्रुप पे ये रेट लगेगा, इस पे ये लगेगा, इस पे ये लगेगा। ठीक है, क्योंकि सब पे एक ऐसा तो नहीं लगता, हर किसी की करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स हम देख के, करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और उस पर अलग अलग रेट लगा देते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में एक करेक्टरिस्टिक्स उसकी एज भी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर देता हूँ कि यार मेरे जितने भी डेटर्स हैं ना, वो इन 6 कैटेगरीज में फॉल करेंगे। कुछ डेटर्स हैं वो 0 से 30 डेज अवर ड्यू है। ठीक है, कुछ हैं जी 31 से 60 डेज की ब्रैकेट में फॉल करते हैं, कुछ 61 से 90 डेज की ब्रैकेट में फॉल करते हैं, कुछ 90 से 180 के, और कुछ 180+। मुख्तलिफ कैटेगरीज में आप उनको तोड़ देते हो। ठीक है जी। अब ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोविजन मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी के ना 100 मिलियन के रिसीवेबल्स थे। ठीक है, 100 मिलियन के रिसीवेबल्स थे और तकरीबन 28,000 पार्टीज थी। 28,000 पर्सन हैं या पार्टीज हैं। अब क्या मैं एक एक पार्टी का अलग से देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। ठीक है, स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो मैं इसको एज वाइज तोड़ देता हूँ। ठीक है, प्रोविजन मैट्रिक्स बना देता हूँ। मैं कहता हूँ यार 0 से 30 डेज तक जो ओवर ड्यू है ना, जो जिनकी अभी ड्यू डेट नहीं आई, फॉर एग्जांपल 1 मार्च को मैंने सेल की। ठीक है, कि यार मुझे तुम 31 अप्रैल तक पैसे दे देना, 30 अप्रैल तक पैसे दे जाना, ये ड्यू डेट है। अगर तो वो इससे तक पैसे दे जाते हैं ना, ठीक है, तो ये 0 से 30 में फॉल करेगा कि भाई, जीरो में फॉल करेगा कि यार अभी उसकी ड्यू डेट ही नहीं आई। हाँ, 30 के बाद अगर उसने 15 मई आ गई है आज फॉर एग्जांपल, 30 अप्रैल को पैसे देने थे, 15 मई मतलब 15 दिन ऊपर हो गए। ठीक है, या जून कर ले, 15 जून, एक महीना 45 दिन ऊपर हो गया, तो वो इस ब्रैकेट में फॉल कर जाएगी।
इसी तरह वो डेटर्स जिनकी कोई पुरानी डेट थी, ठीक है, 6 महीने हो गए पैसे उन्होंने देने से अभी तक नहीं दिए, तो वो इस ब्रैकेट में फॉल, ठीक है। तो मुख्तलिफ ब्रैकेट्स में हम फॉल करा देते हैं, ठीक है। इस तरह होती है ना टोटल पॉपुलेशन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं यार, मेल्स में, फीमेल पॉपुलेशन में, ठीक है। मेल में फिर हम एज वाइज डिवाइड कर लें, 10 साल वाले, 20 साल वाले, 30 साल वाले। तो इसी तरह हम अपने जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसको किसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में करके उन पे अलग अलग हम अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम रिसीवल के केस में यूजली एजिंग एनालिसिस बनाते हैं। अच्छा, अब 0 से 30 डेज तक के जो मेरे रिसीवल है ना वो 20 मिलियन के हैं जी। 31 से जो है वो 15 मिलियन के। और हम्म, कितना हो गया, 20, और ये 10 मिलियन, 20, 30, 40, 45, और 25 के हैं, 45, 50, 60, 70 और 30 मिलियन के ये रिसीवल है। तो टोटल मेरे हो गए 100 मिलियन के रिसीवल। इनको मैंने 5 हिस्सों में तोड़ा, 0 से 30 डेज, 31 से, और हर हिस्से पे मैंने अलग अलग रेट लगाया, ठीक है। डिफॉल्ट रेट, डिफॉल्ट रेट निकाला। अब रेट के ऊपर 1 मिनट में बहस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका रेट है जी, मैं कहता हूँ यार 1% जो होता है ना लॉस हो जाता है, यहाँ पे 2% होता है, यहाँ पे 3% होता है, यहाँ पे 4% और यहाँ पे 6%, ठीक है। कोई भी डेटा जब 180 डेज प्लस होता है ना तो 6% मुझे डिफॉल्ट हो ही जाता है। अगर किसी ने 100 देने हैं तो वो 6 डिफॉल्ट कर देगा, 94 देगा, ठीक। तो इसकी आप कैलकुलेशन करो, 20 इंटू, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना यार, खुद ही कर लेना, ठीक है। मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, या चलो यार कर देता हूँ, क्या याद रखूँ, 0.215, ठीक है, इंटू 0.3, 10 इंटू 25 इंटू 0.4, 30, ठीक है। कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, वो मसला नहीं है, हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ये मेरे कितना ईसीएल बनेगा जिन सबको सम करें, 1.8 प्लस 3.6 की मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है जी। तो ये मैं अप्रोच है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना भाई साहब, डेटर्स तो आपके पास होते हैं, उसका मसला नहीं, मेन चीज़ है ये रेट। रेट के ऊपर भाई पूरी पूरी फाइनेंस की टीम्स बैठी होती हैं जी, ठीक है। एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स हैं जिनको कंपनी का भी नॉलेज है, पूरी दुनिया का भी नॉलेज होता है मार्केट्स का, तो वो ये रेट निकालते हैं। अब ये रेट निकलता कैसे है, इस रेट के अंदर कुछ होते हैं हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, देखते हैं कंपनी के पास्ट में, ठीक है, पिछले 5 साल 10 साल का डाटा उठाते हैं कि यार ये पार्टी पिछले 10 साल से जब जब इसने इतने इतने दिन ओवर ड्यू हुए तो इसने इतने इतने डिफॉल्ट किया, ये कंपनी का पास्ट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। कोई भी डेटर्स 30 दिन से ऊपर जाते हैं तो ये करते हैं जी। हर कंपनी का अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखते हैं, प्लस फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स भी देखते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स, फ्यूचर में क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट, कि महंगाई का क्या रेट है जी, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। इसी तरह इंटरनेशनल एक्सचेंज की प्राइसेस, ठीक है, इंडेक्स देखते हैं। इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स का ना आपको कभी इंशाल्लाह जब फर्म में जाएंगे देखने का मौका मिलेगा कि आपको खैर समझ ही नहीं आएगी ठीक है। वो एडवाइजरी वालों ने बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशंस कर करके सारे रेट्स आपस में मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ये कर कर करा के, फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स भी होते हैं और कंपनी के पास्ट फैक्टर्स भी, हिस्टोरिकल जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, उन सबको मिला मिलू के वो एक रेट बना देते हैं, ठीक है। हर बकेट का अलग से रेट होता है कि इस बकेट में ये रेट लगाओ, इसमें ये लगाओ, इसमें ये लगाओ, ठीक है, इसमें ये रेट लगाओ, ठीक है। जहरी बात है, हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हम इस रेट के ऊपर बड़ी उनसे बहस करते हैं, भाई आपने कैसे निकाला, क्या है, ठीक है, गलत है, बट लेकिन आपके लेवल पे यही है कि भाई ये भी एक ईसीएल निकालने का तरीका है।
ठीक है, कि हर बकेट में जो है मैट्रिक्स में, इसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोविजन मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, इसमें सारा जो है, सारे फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, सब कुछ इन रेट्स के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक है, इस एक एक रेट के ऊपर दो दो तीन तीन पेजों की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, वो जब वहां तक पहुंचेंगे तो बात की बात। तो ये भी एक हमारे पास अप्रोच होती है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ईसीएल का समझ आ गया। आए जरा आप देखते हैं हमारे पास ये मजे की बात है, अगली एग्जांपल भी हुई है हमारे पास। ये अदिल टेक्सटाइल हैज टोटल रिसीवेबल 60 मिलियन के हैं जी। ठीक है, विच डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या होता है? IFRS 15 में आपने पढ़ा होगा कि 12 महीनों से ज़्यादा का टाइम, 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम अगर हो जाए, ठीक है, मतलब आपने सेल किया है और 12 महीनों से ज़्यादा गुजर गए हैं, रिसीवेबल पेमेंट नहीं कर रहे, तो वो सिग्निफिकेंट फाइन, तो इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कहती है नहीं है। ठीक है ठीक है जी। ATL कंस्ट्रक्ट्स अ प्रोविजन मैट्रिक्स बनाता है टू कैलकुलेट ECL। द ब्रेकअप ऑफ रिसीवेबल, ये रिसीवेबल का ब्रेकअप है, जिस तरह कि मैंने एग्जांपल कराई, 30 मिलियन इतने करंट है। ठीक है, अभी पास ड्यू नहीं हुए। ठीक है, अभी इनकी ड्यू डेट नहीं आई, वो 30 मिलियन है जी, 1 से 30 डेज तक इतने हैं जी, ये है वो। और सब पे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रेट के पीछे क्या लॉजिक है, मैंने आपको समझाइए कि पूरी पूरे मॉडल्स होते हैं। आपने सिंपल क्या करना है जी, लाइफ टाइम ECL निकालना है। ठीक है, रिसीवेबल लिखे, उन पर डिफॉल्ट रेट लिखा और मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करना, बस जो रेट है वही आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिंपल, दिस मल्टीप्लाई दिस रेट, दिस मल्टीप्लाई दिस रेट, दिस मल्टीप्लाई दिस, 2 मिलियन मल्टीप्लाई 10.6% इज इक्वल टू 3। इन सबको सम कर दिया, ECL आ गया। ठीक है, ये बात है जी, कितना आसान है, आसान है। अब इसी में से एक मजे की बात है, एक नया कॉन्सेप्ट है कि सर जी, आपने तो हमें कहा था कि भाई दो तरह के क्रेडिट लॉसेस होते हैं, एक होता है 12 मंथ ECL, एक होता है लाइफ टाइम ECL। और हम सबसे पहले रिस्क देखते हैं कि रिस्क कितना है। रिस्क अगर लो है तो 12 मंथ ECL लगाते हैं, हाई है तो लाइफ टाइम। इस क्वेश्चन में तो रिस्क नाम की कोई जिक्र ही नहीं है भाई, तो हमें पता ही नहीं है रिस्क लो है या हाई है, तो अब हम क्या करें, लाइफ टाइम निकालें या 12 मंथ निकालें? आपने डायरेक्ट हमें लाइफ टाइम निकलवा दिया है। ये तो आप अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे ना, आपने कहा था भाई रिस्क देखना है, रिस्क लो है तो 12 मंथ, रिस्क हाई है तो लाइफ टाइम। अब आपने डायरेक्ट रिसीवेबल पे जो है वो हाई लगा दिया और लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसकी लॉजिक ये है कि स्टैंडर्ड में अलग से साफ साफ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में क्या है, IFRS 9 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शन में रिसीवेबल भी शामिल है। स्टैंडर्ड ने बोला है कि भाई जहां पे भी रिसीवेबल हो ना, तो आप रिस्क ना देखा करो कि रिस्क हाई है या लो है। ठीक है, आप, उर्दू में लिखता हूँ, किस पेन से लिखूँ, ग्रीन से, आप रिस्क ना देखा करो कि रिस्क हाई है तो मैं लाइफ फ्रेम करूँ, रिस्क लो है तो मैं 12 मंथ इसे रिकॉर्ड करूँ। स्टैंडर्ड का आप रिस्क ना देखा करो, बल्कि डायरेक्ट लाइफ टाइम ECL बुक किया करो। ठीक, जहाँ पे भी रिसीवेबल आपको नजर आए, डायरेक्ट लाइफ टाइम ECL बुक करो, ये नहीं देखो कि रिस्क हाई है या लो है। ठीक है, जहाँ पे भी रिसीवेबल नजर आए वहाँ पे डायरेक्ट लाइफ टाइम ECL रिकॉर्ड करो। ठीक है, ठीक है, ये बात हम यहाँ पे की मिल जाएगी हमें। ये, इसको हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाइड अप्रोच। सिंप्लीफाइड अप्रोच फॉर सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स। द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड अप्रोच इज, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स और लीज रिसीवेबल, तीन चीजें। इन तीन चीजों पे आपने रिस्क नहीं देखना, बल्कि लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉर्ड कर देना। ठीक है जी।
ट्रेड रिसीवेबल के केस में कॉन्ट्रैक्ट, आगे ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बात का मतलब वही है। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग को हमने मतलब 12 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो एंटिटी कैन चूज, पॉलिसी बना सकती है कि जनरल अप्रोच लगानी है या लाइफ टाइम रिकॉर्ड का। ठीक है, तो ऑप्शन है, तो मतलब ऑप्शन है तो मतलब एंटिटी ज़्यादातर यही करती है कि रिसीवेबल के केस में प्रैक्टिकली जो देखने में बात आई है कि वो यही है कि आप रिस्क ना देखो। ठीक है, तो इसको हम क्या स्टैंडर्ड क्या की पैदा की यहाँ पे, आसानी। वरना ट्रेड रिसीवेबल्स को पहले एक तो एज वाइज तोड़ो, ठीक है, एज वाइज तोड़ो, उसके बाद फिर रिस्क वाइज अलग से तोड़ो कि यार अच्छा ये कुछ रिसीवेबल है इनके बड़ा हाई रिस्क है, इस पे लाइफ टाइम लगेगा, कुछ रिसीवेबल हैं इन पे थोड़ा कम रिस्क है, इस पे 12 मंथ इसी लगेगा। स्टैंडर्ड ने क्या कहा, सिंप्लीफाइड अप्रोच, आसान अप्रोच दी कि भाई रिसीवेबल है, सारे रिसीवेबल पे ये नहीं देखो कि रिस्क हाई है या रिस्क लो है, आप क्या करो लाइफ टाइम इसे रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। ठीक है, ये बात है जी। इसको हम क्या कहते हैं, ये वर्डिंग याद रखनी है, सिंप्लीफाइड अप्रोच। ट्रेड रिसीवेबल के केस में, कॉन्ट्रैक्ट एसिड के केस में और लीज रिसीवेबल, ये तीन ऐसे फाइनेंशियल एसिड्स हैं जिन पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लग सकती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरा एक बॉन्ड है या टीएफसी है, आप कहोगे सर नहीं बॉन्ड या टीएफसी पे नहीं लगेगी ये अप्रोच, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसिड और लीज रिसीवेबल, इन तीनों पे लगता है। ठीक है, बॉन्ड टीएफसीज डिबेंचर इन पे नहीं लगती ये अप्रोच, उन पे आपने वही काम करना है, रिस्क लो है तो 12 मंथ, रिस्क हाई है तो लाइफ टाइम ईसीएल। ये सिर्फ इन तीन केसेस में, ट्रेड रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसिड और लीज रिसीवेबल के केस में। ठीक है, ये आपको एक आसानी मिली हुई है स्टैंडर्ड की तरफ से। और एक बस आखिरी बात ये है, उसके बाद लेक्चर हम अगला नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, कि ये जो प्रोविजन मैट्रिक्स है ये हर साल अपडेट होता है। ठीक है, अपडेटेड एवरी ईयर, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, एवरी ईयर। ये नहीं हो सकता कि आपने एक मॉडल बनाया है 2005 में और 2025 चल रहा है, आप उसी मॉडल में सब कुछ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर साल अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि हर साल हिस्टोरिकल ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे होंगे और फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स में भी चेंजेस आ रही होंगी। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं 3 से 5 साल तक का, 5 ईयर्स, तो 5 सालों बाद ये वाला पिछले रिसेंट अटेम्प्ट्स बन जाएंगी। ठीक है, और फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स में भी चाहिए, तो हर साल ये जो है ना मॉडल क्या होता है, अपडेट हो रहा होता है रियल में। ठीक है जी, तो एक मिनट में देखता हूँ कि चीज़ रह तो नहीं गई, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए जी, ईसीएल की तकरीबन हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इम्पेयरमेंट, लॉस, डेबिट, ईसीएल क्रेडिट, तो ये हम यहाँ से कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। सिंपल एंट्रीज हैं जी, बस उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल पे चले जाएंगे। ठीक है, ईसीएल को हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, स्टेजेस ऑफ ईसीएल हमने बता दी। ठीक है, स्टेज 1 2 3 कितनी स्टेजेस हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड अप्रोच हमने पढ़ ली। उसके बाद क्रेडिट लॉस क्या होता है, 12 मंथ क्या होता है, हाई रिस्क लो रिस्क क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, ये और क्या पढ़ा हमने, ईसीएल की एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक रखें अपना ख्याल, फिर होती है कल इंशाल्लाह बात। अल्लाह हाफिज़।